नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। सोना चांदी, ये दो शब्द इन दिनों हर एक की जुबान पर है और इसके पीछे की वजह है इसमें हो रहा उतार चढ़ाव। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सोना खरीदे या नहीं खरीदे, क्या अभी और कम होगा या बढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि शादी का सीजन नजदीक आ रहा है। दिवाली के समय लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। हालांकि सोना उस वक्त बहुत पीक पर था, लेकिन उसके बावजूद भी दिलचस्पी बहुत थी सोना और चांदी खरीद में और इसी वजह से मार्केट में अच्छा खासा असर देखने को मिला था। लेकिन अब जब त्योहार खत्म हुआ तो सोने के दाम गिर गए। लेकिन फिर आने वाला है फेस्टिव सीजन, शादियों का सीजन, तो क्या उस समय सोना बढ़ने वाला तो नहीं है? क्या ये सही समय है? क्यों हुआ सोने में डाउनफॉल और क्या आगे और कम होगा या बढ़ेगा? आज यही जानने के लिए हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम है शरद कोहली। ये अर्थशास्त्री हैं और आज शरद जी हमें बताएंगे कि आखिर सोना चांदी के दाम कैसे गिरे और क्या आने वाले समय में ये बढ़ने वाले हैं, ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, इस फ्लक्चुएशन का असर क्या है, इन्वेस्ट करने का सही समय कौन सा है। बहुत धन्यवाद शरद जी हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 के डिजिटल के सभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। शरद जी, सबसे पहला सवाल जो हर एक दर्शक के आज के मन में है, ये सोने के दाम जो कम हुए हैं, इसका हम क्या मतलब समझे? देखिए, $4381 पीक तक गया था दिवाली के आसपास। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं डॉलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोने के दाम कहाँ से खुलते हैं, कहाँ से चलते हैं, यानी कि कौन फैसला करता है। अमेरिका में कॉमेक्स नाम का एक एक्सचेंज है। कॉमेक्स का मतलब है कमोडिटी एक्सचेंज। न्यूयॉर्क में ये है। यहाँ पर सोना के दाम सबसे पहले खोले जाते हैं। पहले ये लंदन हुआ करता था, लंदन बुलियन मार्केट बोलते थे। अब ये न्यूयॉर्क में कॉमेक्स से खुलते हैं। उसी के आधार पर भारत में अगले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ और उनका दिन रात का फर्क है, हाँ। अगले दिन सुबह उसी के आधार पर उसको वहाँ पर प्रति आउंस नापा जाता है। करीब 30-32 ग्राम का आउंस होता है। उसको 10 ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर दाम खुलते हैं। तो मैंने आपको भूमिका इसलिए बताई कि आपको पता लगे कि मैं डॉलर में क्यों बोल रहा हूँ। $4381 पर थे, करेक्ट हुए, नीचे आए, लोग घबराए और नीचे गिरते गिरते करीब करीब $4000 तक ये चला गया। तो जब $4000 तक गया तो लोगों को लगा कि भाई ये तो अब तो ये नीचे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पर आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये फिर $4100 और $4120 के बीच में आ गया। हालांकि सैटरडे संडे को हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया भर के जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो बंद रहते हैं, तो इसलिए आपको कोई नए दाम देखने को नहीं मिलते हैं। नहीं मिलेंगे। ज्वेलर्स और सराफा बाजार आपस में कुछ घटा बढ़ा ले अलग बात है, पर ऑफिशियल तौर पर दाम नहीं बढ़ते हैं। अब जरूरी बात यह है ममता, जो आपने बात पूछी है कि ये नीचे क्यों आए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे थे कि नए नए रिकॉर्ड बना रहा था। हाँ। तो नीचे आने के कारण क्या है, ये बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। तो मैं उन कारणों को खोल देता हूं, मुझे लगता है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और इससे ये भी पता लग जाएगा कि आगे कैसा रहने वाला है। क्या होता है कि कमोडिटी एक्सचेंज में जब आप सोने की खरीद बेच करते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। हाँ। वो कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में होती है। तो भारत में भी एक कमोडिटी एक्सचेंज है जिसका नाम MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और शायद जो लोग नहीं जानते उनको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर सोना ऐसे नहीं खरीदा जाता कि मैंने आपको बेचा, आपने मुझे बेचा, कोई हमने एक ब्रिक बेच दी बार, बल्कि खाली कॉन्ट्रैक्ट्स बिकते और खरीदे जाते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट की हर महीने की एक डेट पर एक्सपायरी होती है। हाँ। उस डेट तक आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप करने होते हैं। अब अमेरिका में कॉमेक्स में 29 अक्टूबर को ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक्सपायरी की डेट है। तो जिन लोगों ने पहले लिया था, अब देखिए आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको लगा कि अब वो मुनाफे में आ गई है, तो आप चाहेंगे कि हम प्रॉफिट बुक कर लें और उसको बेच के अपना प्रॉफिट जेब में डाल लें। तो जिन लोगों ने पहले खरीदा था, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, यानी कि कम दाम पे आपने खरीदा और ज़्यादा दाम पर आपने उसको बेच दिया। तो जब बहुत सारे लोग बेचने आ जाते हैं तो उसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, जिसके कारण से कीमत नीचे आती है। पहला कारण। दूसरा और इससे भी बड़ा कारण यह है कि ये जो हाल में तेजी आई थी, ममता ध्यान दीजिएगा इस पर, यह तेजी आने का कारण था कि चाइना और अमेरिका जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उन दोनों के बीच बहुत बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ गया था। चाइना ने क्या किया था, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऐसी चीज़ें जो कि अमेरिका की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, मिसाइल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, स्पेस का सामान बनाने में वो इस्तेमाल होती हैं, कुछ उसमें मैग्नेट्स भी हैं।
उस पर चाइना ने कुछ शिकंजा कस दिया था, यानी कि उसको रोक लगा दी थी। तो अमेरिका इससे परेशान हो गया। अमेरिका परेशान हुआ तो अमेरिका ने क्या धमकी दे दी, ट्रंप साहब ने धमकी दी। धमकी देने के लिए तो अक्सर हम उनको सुनते ही हैं, मेरे मुंह से कभी कभी गलती से डोनाल्ड थ्रेट निकल जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की जगह। तो उन्होंने धमकी दे दी कि मैं 100% और टैरिफ लगा दूंगा चाइना के ऊपर। तो जैसे ही ये प्रेशस मेटल मार्केट ने, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की मार्केट ने, ये एक दूसरे के तरफ से ये धमकियां और ये शिकंजा कसना जो मैंने कहा सुना, तो सोने और चांदी के दाम एकदम भागने लगे। और 30 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। और इस मीटिंग पर यह फैसला होगा कि क्या ये ट्रेड वॉर इससे आगे चलेगा, हाँ। या दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाएगा। गलबलैया जिसको कहते हैं, वो हो जाएंगी और दोनों मिल जाएंगे और कहेंगे चलिए छोड़िए। तो मुझे लगता है कि 30 अक्टूबर तक सोने के दाम में आपको दबाव महसूस होगा, उतार चढ़ाव ज्यादा दिखाई देगा। और उसके बाद ये फैसला, अगर वहां पर समझौता नहीं होता, तो आपको ये दाम फिर से एक बार बढ़ते हुए दिख सकते हैं। पहली बात ये हो गई। पहला मैंने आपको बताया 29 अक्टूबर का, जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है कॉमेक्स पे। दूसरा मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर को ट्रंप साहब और शी जिनपिंग की साहब की मीटिंग है। और तीसरी ममता, एक और बहुत जरूरी बात जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कि इतना ज्यादा सोने का बढ़ना इस बात का सूचक था कि डॉलर की जो दादागिरी है दुनिया भर में, उसकी दादागिरी को खतरा हो गया था। खतरा हो गया था क्योंकि सोने को वैल्यू देखा जाता था। और दुनिया भर के देश जिन्होंने अमेरिका के ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया हुआ था, उस पैसे को निकाल कर वो सोने में लगाए जा रहे थे। तो डॉलर की दादागिरी कमजोर पड़ती जा रही थी। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि डॉलर की दादागिरी कम हो। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। आपकी कहीं चलती हो, आप नहीं चाहेंगे कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका, हालांकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, परंतु जो ट्रेंड है उससे नजर आ रहा है कि एक लॉबी है अमेरिका में ममता, जो कि सोने को लगातार बेचकर उसके दाम को नीचे ला रही है। और जापान और यूरोप भी उसी लॉबी का हिस्सा है। चाइना जो है इसका उल्टा कर रहा है। चाइना सिल्वर और गोल्ड को लगातार खरीदे जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि डॉलर का वर्चस्व कम हो और सोने और चांदी के दाम बढ़े। तो ये दो ताकतें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको हाल में सोने में दबाव महसूस होता दिखा है। तो अब ज्यादा जरूरी, आप सवाल मेरे से ये पूछेंगी कि भाई लोग क्या करें इस सारे के बीच। अब ये है ना कि इन्वेस्ट कैसे करें। और दुनिया भर में अगर ये बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं और आपस में प्रेशर बन रहा है, तो भाई ऐसा तो नहीं हम उसके बीच में पिस जाएंगे। हमने लिया है। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने, क्या हुआ ममता, मुझे ऐसे दर्जनों लोग मिले जिन्होंने पिछले 2 महीने में सोना बेतहाशा खरीदा है। बल्कि उन्होंने अपने शेयर्स में से पैसा निकाल कर, कुछ लोगों ने एफडीज तुड़वाकर, मुझे तो एक दो शख्स ऐसे भी मिले जिन्होंने 1-2 छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेचकर और सोने में पैसा लगा दिया। और तो छोड़िए, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा था वो भी उठा के सोने में लगा दिया। अब अगर आपने ये मान लीजिए आपने $4381, या मैं रुपए में कन्वर्ट करता हूँ 1,32,000 33,000 प्रति 10 ग्राम आपने पैसा लगाया है, और अब आपका ये घट के 1,24,25,000 या 1,23,000 रह गया है, तो लाजमी बात है आपको तो रातों की नींद उड़ जाएगी। मैंने ये क्या किया, मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेचकर यहाँ लगा दिया। देखिए अगर आपने ऐसा किया है तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सोने में जब भी पैसा लगाएं, आप लंबे वक्त के लिए लगाएं। ममता, लोगों से गलती क्या हुई, कुछ लोगों से, सबसे तो नहीं हुई, वो इन्वेस्टर बन के आए थे। यानी कि हम इन्वेस्ट करेंगे, 2-3 साल के लिए लेंगे, 5 साल के लिए लेंगे, और ट्रेडर बन गए। ट्रेडर बन गए मतलब उन्होंने बहुत छोटा शॉर्ट टर्म नजरिया बना लिया कि 1,25,000 पे लिया, 1,27,000 पे बेच दिया, 1,28,000 पे खरीदा, 1,30,000 पे बेच दिया। मतलब उन्होंने खरीद बेच ऐसी शुरू कर दी जैसे कि कोई ट्रेडर करता है। तो उनको मैं सलाह दूंगा, अगर आपने गलती से हायर लेवल पे ले भी लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको लंबे वक्त तक रखिए। क्योंकि जो अंडरटोन है, हम लोग इसको अंडरटोन कहते हैं कि नीचे जो ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड अभी भी ऊपर को है। क्योंकि जो बाकी फैक्टर्स जिसकी वजह से सोना चढ़ रहा था, ये ध्यान दीजिएगा, वो अभी भी बने हुए हैं। कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं, आपकी बहुमूल्य इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, ये ध्यान रखने के लिए, उसके लिए आपको रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर, खबरों पर ध्यान रखना चाहिए कि वो युद्ध अब कितना घमासान हो रहा है। और वो अभी घमासान हो चुका है। वो कहीं पर अभी ठंडा होने की ट्रंप साहब ने बहुत कोशिश करी, पर कहीं नजर नहीं आ रहा। उल्टा
रशियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं अमेरिका ने। रोजनेफ्ट और लुकोइल 2 बड़ी कंपनीज है रशिया की, उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं। तो ये एक खराब खबर है, सोने के लिए अच्छी खबर है। और दूसरा, ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर जो ट्रंप साहब ने दुनिया भर पे छेड़ा हुआ है, वो अभी बदस्तूर जारी है। हाँ। वो कहीं भी उसको वापस नहीं ले गया। ये भी सोने को बढ़ाने में इसने बहुत योगदान दिया। मैं तो ममता हल्के फुल्के अंदाज में लोगों को कहता हूँ, जिन लोगों ने सोने में और चांदी में पैसा कमाया है पिछले कुछ महीनों में, उनको ट्रंप साहब का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ट्रंप साहब का धन्यवाद ज्यादातर भारतीय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर H1B वीजा पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, क्षमा करें, और भारत के चाबहार पोर्ट है ईरान में, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, अभी रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगा दिए। लगातार भारत को वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। तो कोई भारतीय धन्यवाद तो नहीं करेगा, पर जिन लोगों ने सोने और चांदी में पैसा कमाया है वो लोग धन्यवाद कर सकते हैं कि उनकी वजह से कीमत बहुत बड़ी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं कुल मिला के, ये फैक्टर्स जब तक बने हुए हैं, यानी कि ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जब तक बना हुआ है, जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अभी तो पता लगा ममता मुझे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली है, चाइना और ताइवान की टेंशन फिर से बढ़ गई है। तो जब तक ये फैक्टर्स बने हुए हैं, सोना बीच में देखिए उतार चढ़ाव आपको दिखेंगे। मैं ये पहले सतर्क करना चाहता हूँ, और मैं लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, बल्कि न्यूज़ 18 पर भी, आपके चैनल पर भी मैंने पहले ये बोला आके कि जब भी आप सोना लगाएं तो बीच बीच में करेक्शंस आएंगी। और सबसे बड़ी बात ममता, मुझे बताइए कि कोई भी चीज़ अगर लगातार सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाती जाएगी तो फिर तो लोग क्या करेंगे, अपना सब कामकाज छोड़कर उसी में अपने सारे पैसे सब जगह से निकाल के उसी में लगाने लग जाएंगे। फिर तो आप रातों रात जहां हाथ डालें, आज 10 में बेचें, कल 15 में 10 में खरीदे, 15 में बेच दिया, 15 में बेचा, 20 में 15 में खरीदा, फिर 20 में बेच दिया। तो ऐसे तो आप लगातार ऊपर जाते जाएंगे। तो कोई भी एसेट क्लास, शेयर्स के लिए भी यही कहा जाता है कि शेयर्स भी तो उसकी जो चाल होती है, अगर मैं उसको हाथ से बना के, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई बोर्ड तो नहीं है, तो ऐसे चढ़ता है, फिर ऐसे करेक्ट करता है, फिर ऐसे चढ़ता है, फिर ऐसे, तो ये हमेशा इस तरीके से चढ़ता है। और मैं इस करेक्शन को ममता, हालांकि मुझे जिन लोगों ने अगर पैसा गवा दिया है और बेच दिया, 4381 पे आया और जब ये 4000 आया उन्होंने बेच दिया होगा तो गलती करी होगी, पर अगर बेच दिया तो मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है। परंतु अगर आपने रखा हुआ है तो इसको लंबे वक्त तक रखिए। एक हेल्दी करेक्शन है, जब भी कोई एसेट इस तरीके से बढ़ता है तो उसको एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। लेकिन बीच में इसी में मेरा सवाल ये रहेगा कि आपको क्या लगता है, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये गोल्ड किस लेवल तक हाई जा सकता है और किस लेवल तक नीचे आ सकता है? देखिए, गोल्ड के बारे में फोरकास्ट करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि गोल्ड, जैसा कि मैंने बताया, जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने भी बेतहाशा गोल्ड खरीदा है, तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब तक ये फैक्टर्स बने रहेंगे चढ़ता रहेगा। अब देखिए, कब ये फैक्टर पलट जाए, अब मैं उदाहरण अक्सर दिया करता हूँ, मैं रशिया यूक्रेन की हम बात कर रहे थे अभी, अब मान लीजिए ट्रम्प, जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब गले मिल जाए, चलो लड़ाई छोड़ो, आज से हम और आप दोस्त, ये लो अपनी टेरिटरी वापस, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आपको नेचुरली करेक्शन होती दिखाई देगी। पर मुझे लगता है अंडरटोन बुलिश है। मुझे अगर गोल्ड आज 1,25,000 पे खड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से 1.5 लाख तक भी जाता दिखता है। परंतु आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। मैं आपको निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वो फैक्टर्स बता रहा हूं जो कि गोल्ड की प्राइस को, सिल्वर की प्राइस को उतारते और चढ़ाते हैं। हम सभी दर्शकों को एक डिस्क्लेमर आपकी इजाजत से देना चाहूंगा कि आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेके जो भी निवेश करें, उनसे सलाह लेके करें। ये एक एनालिसिस है केवल, और केवल आपको ये गाइड करने के लिए कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर को ऊपर और नीचे ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड अंडरटोन अभी जुए की तरह है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप सभी अपना खुद से सोचें एक बार कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, क्या गोल्ड परचेज करना है या गोल्ड सेल करना है। लेकिन अब गोल्ड की बात तो इधर रही, ये चांदी क्यों बढ़ रही है? चांदी तो पहले से मिडिल क्लास वालों के लिए एक ऑप्शन रहता था कि चलो सोना हमारे पहुंच में नहीं है तो हम चांदी खरीद लेते हैं, लेकिन ये अचानक से जो बेतहाशा वृद्धि हुई है चांदी में, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, सोना और चांदी वैसे तो एक साथ चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हालांकि कीमतों में फर्क है, उसका हम प्रोपोर्शन में निकालते हैं कि कितने 1 किलो चांदी तो कितने ग्राम सोना, वो खैर मैं उस टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता, मैं आपकी बात का सीधा जवाब देता हूँ। चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है ममता। चांदी आपके मोबाइल फोन्स में, सोलर बैटरी में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चांदी की सप्लाई शॉर्ट भी है, और इसीलिए चांदी की कीमत आपको इतनी ऊपर, ऐसा माना जाता है कि 9 मिनट में
जो चांदी खानों से निकाली जाती है हाँ, वो 6 मिनट में कंज्यूम भी हो जाती है, यानी कि उसका इस्तेमाल भी कर, तो इसका मतलब हमेशा एक शॉर्टेज बनी रहती है। तो चांदी, और दूसरा एक और वजह जो मैथमेटिकल है, जो शायद लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कि चांदी की ट्रेडिंग जनरली किलो में की किलो जाती में है। की जाती है। अब ये बात अलग है, आपने कोई पायल खरीदनी है तो वो 10-20 ग्राम की होगी, हाँ। आपने चांदी का कड़ा खरीदना है तो 10-20, पर जनरली जो ट्रेडर्स बड़े करते हैं वो किलो में खरीदते हैं, जबकि सोने को 10 ग्राम या 100 ग्राम में ट्रेडिंग की जाती है। हाँ। तो क्योंकि वो किलो में खरीदी जाती है तो उसमें वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव और ज्यादा होता है। हाँ, और ज्यादा। क्योंकि आप सोना खरीदेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति खरीद रहा है 100 ग्राम, तो वो चांदी खरीद लेगा 10 किलो। आप समझ रहे कि 100 ग्राम और 10 किलो में, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो जो कारण सोने को ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं, वही कारण चांदी को भी ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं। एक कारण उसमें और जुड़ जाता है कि जैसे जैसे चांदी की कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चांदी में आपको और ज़्यादा चढ़ाव। तो मुझे लगता है कि चांदी को भी अगर आप ले रहे हैं, चांदी में आपको वॉलेटिलिटी और ज़्यादा दिख सकती है। आप देखें चांदी, हम फिर डॉलर की बात करते हैं, करीब करीब $54 तक चली गई थी, हाँ। फिर घट के ये करीब $46-47 तक आई। इस समय ये फिर 48 और $49 के आसपास घूम रही है, इसने भी रिकवर किया है। तो अभी सोने और चांदी की चाल आपको लगभग एक साथ चलती है, यानी कि 5-6% उसमें करेक्शन आया है और 5 से 6% इसमें करेक्शन आया है, दोनों में बराबर का करेक्शन। पर ये कभी कभी चांदी पीछे भी छूट जाती है, कभी कभी चांदी से आगे, सोने से आगे भी निकल जाती है, पर दोनों के कारण लगभग सेम है उतारने चढ़ने के, सिवाय इसके कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी किया जाता है। देखिए, क्योंकि हम जब आपस में बात करते हैं, परिवार में बात होती है, स्टाफ्स के साथ बात होती है, तो हर कोई अलग अलग तरीके से बात करता है। वैसे तो पूरा खेल इंटरनेशनली चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी बात रहती है, अभी त्योहार आ रहे हैं, महंगा हो जाएगा सोना, अब शादियों का सीजन आ रहा, महंगा हो जाएगा सोना। क्या ये सब बातों का इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था जब हमने बातचीत शुरू करी थी, कि सोने का भाव अमेरिका में कॉमेक्स से खुलता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, धनतेरस आ गया, हाँ। अक्षय तृतीया आ गई, शादी का सीजन आ गया, हाँ। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर इतना फर्क नहीं पड़ता कि हम कहें कि सोना शादी की वजह से महंगा हो गया। ओके। अब ऐसा नहीं होता है। हाँ। और मैं तो सलाह लगातार ये देता आ रहा हूँ, ममता, आप स्वयं महिला हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो सोने की ऑर्नामेंटल वैल्यू है वो कभी भी नहीं जा सकती। अगर महिला को शादी में पहनना है तो उनको पहनना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप 22 कैरेट का नॉर्मली सोना होता है, पहना जाता है, 24 में तो ज्वेलरी बनती नहीं है, मुड़ जाती है। हाँ, मुड़ जाती है। तो वो लोगों ने, मैंने कुछ बड़े ज्वेलर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इस बार जो उनकी सेल हुई है धनतेरस के आसपास और दिवाली के आसपास, वहाँ पर 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट का भी सोना बिका है। 9 कैरेट, हाँ। क्योंकि आपको जो अपनी डेकोरेटिव वैल्यू, तो इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ ममता कि अगर आपने निवेश करना है तो आप ज्वेलरी में निवेश मत करिए, आप बार्स लीजिए, कॉइन्स लीजिए, ETFs में करिए। ज्वेलरी में निवेश करके आपके मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, इम्प्योरिटीज कट जाती हैं। अब जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, ऐसा माना जाता है ममता कि भारतीय घरों में 25,000 टन सोना रखा हुआ है, संदूक में, मंदिर में, मूर्ति के पीछे, अनाज के ड्रम में, अलग अलग जगह है जहां लोग संभाल के रखते हैं। और जो लोग लॉकर्स में, बैंक के लॉकर्स में सोना रखते हैं, उनको मैं यहाँ पर आपके कार्यक्रम के माध्यम से सावधान करना चाहता हूँ। आप रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक के लॉकर में ना रखें, परंतु जो भी आपके बैंक का लॉकर का रेंट होता है, जो इंश्योरेंस होता है उसमें रखे सामान का, वो मात्र उसका 100 गुना होता है। यानी कि अगर आपने 2,000 रुपए का आपका रेंट है तो 2 लाख रुपए तक का आपका उसमें इंश्योर्ड है, उसके अलावा आपका वो लॉस हो गया तो वो लॉस की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो वो सोना जो आपने रखा हुआ है उसकी वैल्यू आप निकालें, उसकी वैल्यू करें। और जो नया सोना आप लेना जाना चाहते हैं, मैं तानिश के CEO हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर साहब को एज एन एम्बेसडर लिया, ये बात लोगों को कन्वे करने के लिए कि आप अपना पुराना सोना निकालिए, उससे नया सोना खरीदिए, बजाय आप पैसे से खरीदिए, क्योंकि पैसे से तो महंगा हो गया है, तो लोगों के रीच के बाहर है। तो पुराना सोना, बहुत सारे लोगों ने ये किया है। आप बड़े ज्वेलर से मेरी बात है, उन्होंने कहा लोग अपना सोना लेके आते थे और कुछ कैश भी ले जाते थे साथ में। मतलब मान लीजिए आप 1 किलो सोना लेकर आए, 1 किलो तो चलिए मैंने ज्यादा, बहुत कम कस्टमर होंगे, 100 ग्राम लेकर आए, और 100 ग्राम लेकर आए और उन्होंने अपना 10-20 ग्राम का कुछ बनवा लिया और बाकी का कैश लेके घर चले गए। ऐसा भी बहुत हुआ है। तो भारतीय घरों में सोने की कमी नहीं है। रिजर्व बैंक का ही जो इस समय भंडार है 880 टन के आसपास का है। तो अगर आपने निवेश किया है तो मेरी राय ये है कि आप उसको लंबे वक्त तक रखें।
आराम से रखें और रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान ना हो। लेकिन केंद्रीय बैंक क्यों रिकॉर्ड सोना कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत टेक्निकल सवाल है ममता। ये क्या 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे। उससे पहले एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था दुनिया भर में। उसका मतलब होता था कि आपकी करेंसी की वैल्यू आपके पास जितना गोल्ड है उससे डिटरमिन की जाएगी। जितना मतलब जिसके पास भंडार है, उस देश को आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली माना जाएगा। वो निक्सन साहब ने वो हटा दिया, उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, उसको हटा दिया गया। हटा के डॉलर की दादागिरी, डॉलर का वर्चस्व वहीं से शुरू हुआ और आज तक चलता है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप साहब की नीतियां इतनी अनिश्चितता से भरी हुई हैं कि शायद डॉलर यहां से फेल हो आगे जाके या कमजोर हो जाए और गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए जो 1971 से पहले होता था। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो कि खूब इकोनॉमिक्स को जानते हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, वो धीरे धीरे सोने का भंडार इकट्ठा करे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद डॉलर फेल हो जाए। तो मैं ये आपकी बात, इसी बात से जुड़ी हुई बात बोलने जा रहा हूं कि सोने का लगातार बढ़ना इस बात का सूचक है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कहीं कोई ऐसी छुपी समस्या है जो हमें और आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक मतलब सोने का बढ़ना जहाँ एक तरफ सोने के निवेशकों के लिए अच्छा है, परंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये खतरे की घंटी माना जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आर्थिक मंदी बड़ी आने वाली है या कोई ऐसा बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है जो कि हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये डॉलर की बादशाहत पर भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है। मैंने आपको बताया कि डॉलर की बादशाहत को खतरा को लेकर तो अमेरिका में कुछ लॉबी इसको बेचने, सोने को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना इसको ऊंचा। बिल्कुल डॉलर की बादशाहत को खतरा, तो अमेरिका जिस तरीके से अपने आप को ममता आइसोलेट कर रहा है, इसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ पर आके काम ना करें। H1B पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, यहाँ का सामान टैरिफ फ्री ना आए, उस पर टैरिफ बढ़ा दीजिए, कभी इमिग्रेशन को लेके क्रैकडाउन। अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर रहा है। तो अमेरिका का अलग थलग करने का मतलब है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था एकदम हिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है ममता कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है। तो अमेरिका के में लागू की गई कोई भी आर्थिक नीति दुनिया भर को प्रभावित करती है। बिल्कुल अगर डॉलर यहाँ से हिलता है तो मुझे लगता है एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें सोना सबसे ऊपर सामने उभर के आ सकता है। करेंसी तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकते कि आप ब्रेड सोने के बदले में लेके आए या दूध खरीद के लाएं, परंतु एक वैल्यू का मेजर बन जाएगा, यानी कि किसी भी वैल्यू को माप तोल करने का एक आधार बन जाएगा। और दुनिया भर में सोना आप कहीं भी जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, डॉलर कमजोर होता है तो सोना यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाएगा और ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। तो चाइना क्यों खरीद रहा है इतना सोना? चाइना इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना भी चाहता है अंदर से कि डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। चाइना तो अपनी करेंसी को युआन को बनाना चाहता था, पर युआन में तो अभी वो इतना कामयाब नहीं हुआ है कि युआन दुनिया भर की करेंसी बन जाए। उसको लग रहा है कि सोना एक ऐसी चीज है जो हम अपने यहाँ भंडार इकट्ठा कर लें तो डॉलर के वर्चस्व को हम चैलेंज कर सकते हैं चाइना के खरीदने की वजह। चाइना और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर है, इसके कारण चाइना सोने का भंडार इकट्ठा कर रहा है। और चाइना को भी कहीं लग रहा है कि डॉलर कमजोर हुआ तो अगर हमारे पास ज्यादा सोना हुआ तो हम दुनिया भर पर अपना अधिकार ज्यादा जमा पाएंगे। तो देखिए, ये है सोने चांदी का मार्केट। ये कब बढ़ेगा कब घटेगा इसके लिए कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको एक और यहाँ पर जरूर नोट देना चाहूंगी कि सोने में इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्जी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मर्जी से करें। ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सोने और चांदी के मार्केट के बारे में पूरी जानकारी देना है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वजह है इसके बढ़ने की और क्या वजह हो सकती है इसके घटने की, फ्लक्चुएशन होगा या नहीं होगा, ये सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो के जरिए देने का मकसद था। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक आसान तरीके से आपको सोने और चांदी के इस बाजार के बारे में बताने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में सारी आपकी छोटी छोटी चीजों को हमने नोट किया है, जो आपके सवाल थे वो रखे हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना ताकि सभी लोगों को सोने और चांदी के इस मार्केट के बारे में पता चल सके और निवेश करने से पहले वो सोच सके। नमस्कार।